नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर मामले में हुई सुनवाई की, फ्री योजनाओं पर पीएम को अधिकारियों की चेतावनी की। जानेंगे पंजाब में क्यों विपक्ष के निशाने पर आई आप सरकार, महंगाई को लेकर क्या है विपक्ष की योजना। बात करेंगे धर्म संसद में जहरीले बोल की, इमरान खान सरकार को मिली राहत की, और बुलेटिन के आखिर में मेडिकल छात्रों के लिए हुए बड़े बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दुआबा के बीजेपी मुख्यालय जाने पर मचा बवाल। बीजेपी कार्यालय जाने पर देश के विरोध में उठने लगे स्वर। भारत यात्रा पर आए हुए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। राजद सुप्रीमो को अभी नहीं मिली राहत। चारा घोटाला मामले में दोषी लालू यादव को मिली जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जल्द होगी सुनवाई। हरियाणा टीएमसी को लगा झटका। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और टीएमसी नेता अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में थमा पार्टी का दामन। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1292 अंक यानी 60,569 के लेवल पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 383 अंक की तेजी के साथ 18,053 के लेवल पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी में किसानों को अपने वाहन से कुचलने का आरोपी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष जेल जाएगा या बेल पर रहेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज कोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई, जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। ऐसे में सवाल है कि क्या खारिज हो जाएगी आशीष मिश्र की जमानत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच जारी है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी नियुक्त की थी उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आशीष मिश्र को एक बार फिर कटघरे में तो खड़ा किया ही, साथ ही यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे सरकार के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईटी ने आशीष मिश्र को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए यूपी राज्य को 2 बार सिफारिश भेजी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबूतों से पुष्टि होती है कि आशीष मौके पर था। उसे घटना के दिन डिप्टी सीएम के मार्ग में बदलाव के बारे में भी जानकारी थी। अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी सरकार ने कमेटी की सिफारिश को अनसुना किया और जमानत को रद्द करने की याचिका नहीं डाली। ऐसे में यूपी सरकार शक के दायरे में आ गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर न करने को लेकर पहले ही यूपी सरकार की फटकार लगा चुका है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की निगरानी कर रहे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा था कि आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है, जिस पर यूपी सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। यूपी सरकार का तो जवाब नहीं आया, लेकिन एसआईटी ने अपना जवाब दे दिया और यूपी सरकार फंस गई है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने सरकार से ऐसा करने की सिफारिश की थी। खैर, अब देखना होगा कि यूपी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या सफाई आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों से और अब एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट से साफ है कि आशीष मिश्र की जमानत खारिज हो सकती है, साथ ही यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से आशीष मिश्र की चिंता बढ़ती दिख रही है। चिंता देश को लेकर भी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ वोटों के लिए राजनीतिक दल चुनावों में वादे करते हैं, वो देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि समय रहते नहीं संभले तो भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मोदी सरकार की रणनीति भविष्य में देश पर भारी पड़ सकती है। विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता के लालच में राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए कई ऐलान किए थे। लैपटॉप, स्कूटी, फोन, सिलेंडर जैसी चीजों को मुफ्त बांटने की घोषणा के साथ साथ कई तरह की छूट का ऐलान भी हुआ था। वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े लुभावने वादे तो कर दिए, लेकिन इसका क्या असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और जनता इससे कैसे तकलीफ में पड़ेगी, इस पर शायद राजनीतिक दलों ने ध्यान नहीं दिया। मुफ्त चीजों के वादे भाजपा ने भी खूब किए
और उसे 4 राज्यों में सत्ता भी मिल गई। मगर अब देश की बढ़ रही महंगाई के बीच पीएम मोदी के साथ हुई एक मीटिंग में नौकरशाहों ने मुफ्त की योजनाओं पर चिंता जताई और कहा कि ये आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। इस तरह देश श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि नौकरशाहों का इशारा कौन सी योजनाओं की तरफ था। एक राष्ट्रीय दैनिक की खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने पिछले दिनों सभी विभागों के सचिवों के साथ 4 घंटे की लंबी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अलावा केंद्र सरकार के कई अन्य शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हुए। इस बैठक में 2 सचिवों ने हाल के विधानसभा चुनावों में एक राज्य में घोषित एक लोक लुभावन योजना का उल्लेख किया जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है। उन्होंने अन्य राज्यों में इसी तरह की योजनाओं के ऐलान का हवाला देते हुए कहा कि ये सूबे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे वायदे राज्यों को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त जबरदस्त आर्थिक संकट आया है, जिस वजह से दूध, पानी, बिजली, भोजन, तेल सब कुछ जनता की पहुंच से बाहर हो चुका है। देश में आपातकाल लगा दिया गया है और अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ सरकार के सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब भारत में भी बेलगाम महंगाई के कारण हालात बिगड़ने का डर लग रहा है। देखना यह है कि पीएम मोदी अफसरों की इस चेतावनी को कितना सुनते और समझते हैं। फ्री योजनाएं देश के विकास पर भारी पड़ती हैं। चुनावों के समय जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दल कई वादे करते हैं। पंजाब चुनावों में आपकी ओर से वादा किया गया था कि सरकार बनी तो 1 अप्रैल से बिजली फ्री कर दी जाएगी। सरकार बन गई, 1 अप्रैल निकल गया। अब विपक्ष पूछ रहा है फ्री बिजली का क्या हुआ। फ्री बिजली और बेहतर शिक्षा के वादे के साथ सत्ता पर काबिज आप यानी आम आदमी पार्टी को पंजाब में अपनी सरकार बनाए 3 हफ्ते होने को हैं। अब जनता को इंतजार है कि सरकार अपने वादे पूरे करे, लेकिन फिलहाल ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की भगवत मान सरकार बिजली फ्री करने के वादे से मुकरती दिख रही है, जिसके बाद विपक्ष ने मान सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर 1 अप्रैल से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था, लेकिन 4 अप्रैल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस वादे को पूरा करने पर कुछ नहीं कहा है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से बिजली फ्री करने के वादे पर भगवत मान सरकार को घेरते हुए दावा किया है कि वादा फ्री बिजली का था और चुनावों के बाद बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। कांग्रेस ने दावा किया कि जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम थे तो राज्य में बिजली के रेट 100 यूनिट तक 1 रुपए 19 पैसे, जबकि 101 से 300 यूनिट तक 4 रुपए 1 पैसे और 301 से ऊपर जाने पर 5 रुपए 76 पैसे प्रति यूनिट थे। कांग्रेस ने कहा कि भगवत मान की सरकार में बिजली के दाम 100 यूनिट तक 3 रुपए 49 पैसे, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपए 84 पैसे और 301 से ज्यादा होने पर 7 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट हो गए हैं। बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर भगवत मान सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जिस राज्य में जाते हैं वहां झूठे वादे करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी बिजली फ्री करने के मुद्दे पर अपना बचाव करती नजर आ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब से मात देने वाले चरणजीत सिंह का कहना है कि उनकी सरकार अप्रैल में ही 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने के वादे को पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाएगा। आपकी ओर से सफाई दी जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा, लेकिन मान कैबिनेट की तो धड़ाधड़ बैठकें हो रही हैं, फैसले पर फैसले हो रहे हैं। ऐसे में फ्री बिजली के फैसले में क्या रुकावट है? पंजाब सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जवाब केंद्र सरकार के पास भी नहीं है कि वो महंगाई पर लगाम कैसे लगाए। महंगाई को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, खाने पीने से लेकर ईंधन, गैस सभी के दामों में सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है। खासकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में आज पेट्रोल डीजल की कीमत में 40 पैसे का इजाफा किया गया। इस हिसाब से पिछले 14 दिनों में आज 12वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कीमत बढ़ाने का सिलसिला 22 मार्च से शुरू हुआ था और आज सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, बल्कि आज जनता पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि आज दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम भी बढ़े। लेकिन सरकार की तरफ से जनता को लूटने की इस प्रक्रिया का कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो बढ़ती महंगाई के चलते पूरे देश में अभियान भी चला रही है और आज कांग्रेस ने राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा के लिए निलंबन नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को घेर रही है। ऐसे में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर
पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्होंने वाहनों में अगर कोई फुल टैंक पेट्रोल डीजल भरवाता है तो कितना खर्चा आएगा ये दर्शाया है। इसके अलावा बीते दिन कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार से ट्वीट के जरिए सवाल किया था। मोदी सरकार के 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने ईंधन कर के रूप में 26,51,919 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने हर परिवार से औसतन 1 लाख रुपए ईंधन कर के रूप में एकत्र किए हैं। चिदम्बरम ने कहा, अपने आप से पूछें, ईंधन कर के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला। वाकई में कांग्रेस का सवाल बड़ा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कब जागेगी ये देखने वाली बात होगी। डीजल पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है, दूसरी चीजें भी महंगी होती जा रही हैं, लेकिन सरकार महंगाई को लेकर चिंतित नहीं दिख रही है। चिंता वोट की होती है, वोट चुनावों में पड़ते हैं, इसलिए चुनावों में महंगाई कम हो जाती है। बाकी समय माहौल धर्म के नाम पर गर्म रखा जाता है। इसके लिए कभी मुस्लिम समुदाय को लेकर नए नियम आ जाते हैं, तो कभी धर्म संसद, तो कभी हिंदू महापंचायत के नाम पर खुद को संत कहने वाले लोग अपनी जुबान से जहर उगलने लगते हैं। ऐसी ही एक हिंदू महापंचायत दिल्ली के बुराड़ी में भी हुई, जिसमें जमकर आग उगली गई। यति नरसिंहानंद और विवादित बयान साथ साथ चलते हैं। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का जैसे उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। साधु संतों का काम होता है समाज में शांति बनाए रखना, लेकिन ये महाशय तो देश का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं। इनकी जुबान से सिर्फ मुसलमानों के लिए जहर ही निकलता है। रविवार को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आयोजित हिंदू महापंचायत में एक बार फिर मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयान देने का वीडियो सामने आया है। दिल्ली में हुई इस महापंचायत में यति नरसिंहानंद और वहां मौजूद दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिमों का डर दिखाकर हथियार उठाने का आह्वान किया है। संतों के इस विवादित बयान पर दिल्ली पुलिस ने 3 FIR दर्ज की है और कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दिल्ली की इस महापंचायत को कवर करने पहुंचे कई पत्रकारों के साथ हाथापाई की गई। पत्रकारों का सामान छीन लिया गया। पत्रकार मीर फैजल ने ट्वीट करके कहा कि मैं और मेहरबान अली अपनी मुस्लिम पहचान के कारण हिंदू भीड़ द्वारा पीटे गए। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में मुझ पर धार्मिक टिप्पणी की गई। हम कार्यक्रम को कवर करने के लिए गए थे, हमें जिहादी कहा गया और मुस्लिम होने के कारण हमला किया गया। आखिर इतना बवाल मचा क्यों है और इस महापंचायत में क्या कुछ कहा गया, चलिए हम आपको बताते हैं। खबरों की माने तो बुराड़ी में हुई इस महापंचायत में नरसिंहानंद ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। इस महापंचायत पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने आयोजकों को इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन महापंचायत हुई और 700 से 800 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पुलिस ने अब तक 3 FIR दर्ज की है। साथ ही पुलिस ने ये भी जानकारी दी कि इस मामले में जांच की जा रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। खुद को संत कहने वाले यति नरसिंहानंद की जुबान से शांति सद्भाव का कोई शब्द नहीं निकला। उनके बयान से विवाद ही बढ़ता दिख रहा है। विवाद का केंद्र भारत के पड़ोसी देश में भी बने हुए हैं। श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल है तो पाकिस्तान में राजनीतिक आपातकाल चल रहा है। पाकिस्तान में संसद को भंग कर दिया गया है। सरकार के फैसलों के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, देखते हैं ये रिपोर्ट। सियासी संकट के बीच पाकिस्तान में रविवार का दिन काफी चौंकाने वाला था। इमरान खान ने अपने सियासी दांव से विपक्ष को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव को बिना वोटिंग के ही खारिज कर दिया। उधर इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। देश में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर होंगे। वहीं इसके खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी है। 5 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पाक सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के वकील से कहा यहां राजनीतिक बातें ना करें। वहीं पीपीपी की ओर से पेश फारूक नाइक ने कोर्ट से फुल बेंच बनाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बेंच को लेकर सवाल
सवाल खड़े करेंगे तो हम चले जाएंगे और अन्य केसों में भी सुनवाई प्रभावित होगी। अभी कोर्ट में 5 जजों की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है, जिसे कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होगी। नेशनल असेंबली भंग किए जाने के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत इमरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इमरान खान 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य जारी रख सकते हैं, मगर उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं है। इस बीच पाकिस्तान सरकार की ओर से नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए गुलजार अहमद के नाम का प्रस्ताव किया गया है, जिनकी निगरानी में पाकिस्तान में चुनाव होंगे। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर लगी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मेडिकल छात्रों के लिए सरकार के नियम में बदलाव की। देश में पुरानी सारी व्यवस्थाओं को मिटाकर नए चलन लागू करने में मोदी सरकार लगी हुई है। व्यापार के तौर तरीके बदल गए हैं, शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया है, कई कानूनों में फेरबदल हुए, शहरों और सड़कों के नाम बदल दिए गए, नोट बदल दिए गए, संसद बदलने की तैयारी है और अब शपथ भी बदली जा रही है। जी हां, देश में दशकों से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद हिपोक्रेटिक शपथ लेनी पड़ती थी, लेकिन अब मेडिकल छात्र चरक शपथ लेंगे। शपथ में बदलाव की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है, क्या शपथ बदल देने से देश में चिकित्सा के क्षेत्र की कमियां दूर हो जाएंगी? क्या बदलने की तैयारी में है मोदी सरकार? देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा कितना चरमराया हुआ है, इस बात की गवाह सरकारी अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ है। खासकर कोरोना काल में तो लचर चिकित्सा सुविधा ने मजबूत सरकार की सारी पोल खोल दी थी। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय हो गया है कि अब मेडिकल के छात्र हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह चरक शपथ लेंगे। मेडिकल शिक्षा की निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश करने पर एक अभ्यर्थी को संशोधित महर्षि चक्र शपथ की सिफारिश की जाती है। खास बात यह है कि इस दिशा निर्देश के आने से पहले ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि जैसा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने सूचित किया है, हिप्पोक्रेटिक शपथ को चरक शपथ के साथ बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में इस जवाब के बावजूद अब शपथ बदलने की सिफारिश हो गई है। आपको बता दें कि हिप्पोक्रेटिक शपथ ग्रीक दार्शनिक और डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स के नाम पर ली जाती है। उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को ये शपथ तब दिलाई जाती है जब वो प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल विषयों में प्रवेश करते हैं। इसे व्हाइट कोट सेरेमनी भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटिक शपथ में डॉक्टर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो मरीज का अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा इलाज करेंगे और अन्य बातों के साथ मरीज की गोपनीयता की रक्षा करेंगे। सदियों से दुनिया भर के डॉक्टरों को ये शपथ दिलाई जाती रही है। वहीं चरक शपथ को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने लिखा था। ये भी इसी तरह की शपथ है जो डॉक्टरों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करती है। चरक और हिप्पोक्रेट्स दोनों ने अपने अपने वक्त में अलग अलग तरीकों से बीमारों का इलाज किया और इंसानियत के लिए वरदान साबित हुए, मगर अब उन्हें भी शायद राष्ट्रवाद में जकड़ने की तैयारी हो रही है। डॉक्टर अगर हिप्पोक्रेटिक की जगह चरक शपथ लेंगे तो उससे इलाज क्या कम खर्चीला होगा, या गरीबों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, या इलाज के नाम पर होने वाली लूट बंद हो जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे नई गाइडलाइन में शपथ बदलने के साथ ही 10 दिनों का योग फाउंडेशन कोर्स भी प्रस्तावित किया गया है, जो हर साल 12 जून से शुरू होकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलेगा। सभी कॉलेजों को योग मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि कॉलेज अपना मॉड्यूल खुद भी चुन सकते हैं। इसके अलावा संशोधित पाठ्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग को पहले ही वर्ष में शामिल कर लिया गया है और ये पूरे कोर्स में बना रहेगा। इसके तहत छात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा करेंगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के दायरे में नहीं आने वाले गांवों को गोद लेंगे, यानी गांव तक इलाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। देखना होगा कि इन सिफारिशों से स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कैसे ऊंचा उठेगा। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।